वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। अब तो बस संडे को एग्ज़ाम है, तो रिवीजन आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। आज हम लोग उत्तराखंड का एक और पहलू देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं कला और संस्कृति। और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं। आप हैं मिस्टर ज्ञान मिश्रा सर, और इन्हीं के दिशा निर्देशन में स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम लगातार आप लोगों के लिए तत्पर है। ये रहे कुछ नंबर्स जिस पे आप कॉल करके और भी अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस, उत्तराखंड पीसीएस और बाकी जो पीसीएस हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सब के लिए किस प्रकार के कंटेंट इनके पास मौजूद है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट देख लेते हैं उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक पहलू है उसको। और इसमें धर्म, व्यंजन, है ना, और कई सारे जो पहलू होते हैं संस्कृति के, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे आज। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड में धर्म और लोग। ठीक है, तो बात हम करेंगे 2011 की जनगणना से और देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो 82.97% आबादी जो है वो हिंदू की है। इसके बाद नंबर आ जाता है मुस्लिम का, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य। ये बात हम दरअसल पढ़ चुके हैं अपने सेंसस वाले पार्ट में ज्योग्राफी के दौरान, तो कुछ चीज़ें हम इसमें रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो उत्तराखंड में लोगों को मुख्य रूप से पहाड़ी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति, अर्थात पहाड़ी व्यक्ति। तो हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण लोगों को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल होने को, दोनों में ही काफ़ी समानताएं हैं, दोनों ही पर्वतीय मंडल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें क्या हैं, भिन्न भी हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, गढ़वाल में रहने वाले लोगों को गढ़वाली कहा जाता है, कुमाऊं में रहने वाले लोगों को कुमाऊनी कहा जाता है। ठीक है, इन सब के अलावा उत्तराखंड में कई और जनजातियां रहती हैं, अर्थात जाग, मारचा, तोलचा, शौका, बुक्सा, ये सारी जनजातियां भी हैं। तो उत्तराखंड के आसपास के ये लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं। जाति के आधार पर उत्तराखंड में लोगों को कोल, डोम, खस राजपूत, खस ब्राह्मण, प्रवासी राजपूत, प्रवासी ब्राह्मण और वे लोग जो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, जैसे भोटिया और ऐसे अन्य जनजातियों में विभाजित किया जा सकता है। कोल, डोम निम्न जाति समूह से संबंधित हैं और इतने गरीब हैं कि इनके पास भूमि भी नहीं है। उत्तराखंड में जाति की स्थिति बहुत अस्थिर है और निचली जाति की स्थिति देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर तो जरूर है। यह ठीक ही कहा गया है कि उत्तराखंड में स्थिति का अंतर आर्थिक स्थिति और पहुंच पर अधिक आधारित है। स्थानीय जनजातियों के अलावा उत्तराखंड के लोगों में पंजाबी, नेपाली, बंगाली और तिब्बती लोग भी शामिल हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी सी किसके बारे में बात है, यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषा और बोलियों की। ठीक है, तो हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है और साथ ही में संस्कृत इसकी दूसरी आधिकारिक भाषा है। पंजाबी और उर्दू उत्तराखंड में बोली जाने वाली अन्य दो भाषाएं हैं। पंजाबी मुख्य रूप से उधम सिंह नगर, हल्द्वानी में भी बोली जाती है। उर्दू हरिद्वार जिले में बोली जाती है। लेकिन पहाड़ी पहचान राज्य के दो प्रमुख बोलियों अर्थात कुमाऊनी और गढ़वाली के बिना अधूरी होगी। तो मुख्य जो हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा कि कुमाऊनी और गढ़वाली को पूरी तरीके से समझने का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कुमाऊनी बोली की कई शाखाएं हैं जिनके बारे में एक एक करके मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कुछ चीजें। ठीक, इसको देखिए और समझिए। अस्कोट नाम का इलाका आपको पता ही है, पिथौरागढ़ में है। तो अस्कोटी भाषा कहाँ बोली जाएगी, पिथौरागढ़ वाले जिले में, अस्कोट के आसपास बोली जाती है। इस पर सिराली, नेपाली और जोहारी बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। सिराली भी पिथौरागढ़ से संबंधित है, सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। सोरियाली भी पिथौरागढ़ से संबंधित है और सोर परगना में बोली जाती है। कुमैया अर्थात काली कुमाऊं क्षेत्र, जिसको चंपावत वाला इलाका समझ सकते हैं आप, वहां की बात हो रही है। गंगोली हाट नाम की जगह है, वहां पर गंगोली भाषा बोली जाती है, ये भी पिथौरागढ़ जिले में है। दानपुरिया नामक एक स्थान है अल्मोड़ा जिले में, वहां पर दानपुर परगना है, वहां पर दानपुरिया भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, अस्कोटी, सिराली, सोरियाली, कुमैया, गंगोली, दानपुरिया, ये सब कुमाऊनी भाषा की शाखाएं हैं। चौगड़खिया काली कुमाऊं के उत्तर पश्चिम में अल्मोड़ा तक बोली जाती है। कौन सी, चौगड़खिया। ठीक,
याद रखेंगे इस बात को। खस पर्जिया अल्मोड़ा जिले के बारामंडल परगने में बोली जाती है। ये कुमाऊं के खस लोगों के प्रभुत्व को दर्शाता है और इनकी बोली को आज भी क्या कहा जाता है? खसिया। वेरी इंपॉर्टेंट। पछाई अल्मोड़ा जिले में ही पाली पछाव क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पछाई। ठीक है। राऊ चौभेंसी उत्तर पूर्वी नैनीताल जिले के राऊ और चौभेंस क्षेत्र में बोली जाती है। तो हो सकता है क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ जाए कि राऊ और चौभेंस नाम का जो रीजन है वो किस जिले में आता है? किस में आता है? नैनीताल में आता है। कुमाऊनी के अलावा रान बोली पिथौरागढ़ में राननी रंग बोली है जो कहाँ बोली जाती है? धारचूला तहसील में। दारमा व्यास और चौदास नाम के क्षेत्र हैं, वहां पर प्रचलित है। डिडीहाट और चंपावत जिले में, चमोवत नहीं है, चंपावत होगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, इसको आप ओवरलुक कर सकते हैं। राजी नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्रों में थारू बोक्सा बोली जाती है। थारू और बोक्सा बोली जाती है। यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर में कुमाऊनी को असुरक्षित श्रेणी की भाषा के रूप में रखा गया है। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी तक के लेक्चर का। क्या चीज है? यूनेस्को का एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर, उसमें कुमाऊनी को असुरक्षित भाषा की श्रेणी में रखा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर में कुमाऊनी भाषा को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गढ़वाली में। ठीक है, गढ़वाली। ओके, कुछ चीज आपके स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रही है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गढ़वाली बोली की उत्पत्ति शौरसेनी भाषाओं से हुई। मैक्स मूलर का मानना है, जो कि इतिहासकार हैं, कि यह एक प्रकार की प्राकृत भाषा है। फिर भी इन भाषाओं के अलावा संस्कृत पाली भाषाओं का भी इस बोली पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे गढ़वाली बोली की भी कई सारी शाखाएं हैं। इनका देख लीजिए, अभी जैसे कि हमने कुमाऊं को पढ़ा था, ऐसे ही गढ़वाल की भी कई सारी शाखाएं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं ये कौन कौन सी हैं। देखिए, बधानी गढ़वाली लैंग्वेज की एक शाखा है जो कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से पिंडर और नंदाकिनी नदी के बीच एक क्षेत्र पड़ता है बंदगान, वहां ये बोली जाती है बधानी। मंज कुमैया बोली जाती है कुमाऊं क्षेत्र के, और मंज कुमैया भी निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर कुमाऊनी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। श्रीनगरी, आप जानते ही हैं कि गढ़वाल की राजधानी रही लंबे समय तक श्रीनगर, वहां बोली जाने वाली भाषा है श्रीनगरी। गढ़वाल की प्राचीन राजधानी यानी श्रीनगर के अलावा यह बोली देवाल और पौड़ी के आसपास बोली जाती है। सलानी, गंगपरिया, लोहब्या, राठी, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर गढ़वाल वाले रीजन में ये भाषाएं बोली जाती हैं। सलानी कहाँ बोली जाती है? सलान क्षेत्र में। नगपुरिया बोली जाती है चमोली जिले के नागपुर पट्टी में। गंगपरिया बोली जाती है टिहरी गढ़वाल जिले में, गंगपरिया। लोहब्या बोली जाती है गैरसैंण के आसपास, लोहाब पट्टी और खानसान में। राठी कुमाऊं के निकटवर्ती क्षेत्र, मुख्यतः दूधा टोली, विंसर, थलीसैंण, जिसको राठ कहा जाता है, तथा यहाँ बोली जाने वाली गढ़वाली को राठी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है राठी। तो राठी एक सरनेम के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, राठी। ठीक है, दासोलिया, यह क्षेत्र नागपुर पट्टी से सटा हुआ है। दसोली पट्टी में बोली जाने वाली गढ़वाली भाषा को, गढ़वाल में बोली जाने इस भाषा को क्या बोलते हैं? दसोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दसोलिया। होपफुली ये लेक्चर आपको ठीक लग रहा होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए अगर हमको एक लेक्चर से 2 क्वेश्चन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। किस वाले पार्ट से? उत्तराखंड का भोजन और व्यंजन। देखिए, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्या? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज उत्तराखंड के कल्चरल एस्पेक्ट को, जिसमें कई सारी चीजें हमको पढ़नी होती हैं। अब हम बात कर लेंगे भोजन और व्यंजन की, यानी कि क्विजीन्स की। तो उत्तराखंड के खाद्य पदार्थों की एक अद्वितीय गुणवत्ता है, बहुत पौष्टिक होते हैं, स्वाद के अनुकूल बनाई जाती है। मुख्य रूप से चारकोल या जलती हुई लकड़ी पर पकाया जाता है गांवों वाले इलाकों में। यह विशिष्ट विशेषता उत्तराखंड के खाद्य पदार्थों को देश के बाकी हिस्सों से अलग करती है। यही खूबी बाकी अलग अलग क्षेत्रों में जो आपको क्षेत्र दिखाई देंगे भारत के, उन सब के लिए भी यही बात कही जाती है। तो सबकी अपनी क्या है? विशेषता है। ठीक है, यद्यपि उत्तराखंड के निवासी शुद्ध शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं मूल रूप से, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ भी आपको नॉनवेज भी पसंद करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कुमाऊनी क्षेत्र से आने वाले व्यंजनों में एक अनोखी वंशावली देखने को मिलती है, यानी दूध या दूध से संबंधित
उत्पादों का उपयोग उनके भोजन को पकाने में सामग्री के रूप में कम किया जाता है। इस विचित्र प्रवृत्ति के पीछे का कारण यह है कि क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं पहाड़ी गायों को सर्वोत्तम गुणवत्ता का दूध उत्पादित करने की अनुमति नहीं देती हैं। ठीक है, ये बात। भारत के कई इलाकों में जहां भोजन मुख्य रूप से चावल है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र के निवासी दाल पसंद करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली आपको। खाद्य पदार्थ जैसे कि भट्ट एक प्रकार से समझ लिए कि राजमे की तरह दिखने वाला एक बीन है, लेकिन उसका आकार छोटा होता है थोड़ा, और वो काले रंग का होता है। एक प्रकार का सोयाबीन समझ लीजिए, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। कुलथ या भूरे रंग का गहत की दाल बहुत अच्छी पौष्टिक मानी जाती है, जाड़ों में मिलती है ये, है ना। और ये जो पथरी के मरीज हैं, वो लोग अगर इसका नियमित रूप से पानी पिए इस दाल का, तो वो इस बीमारी से बच सकते हैं। बढ़िया या सूखे उड़द दाल के विशाल गोले और मूंग दाल का उपयोग करके समान तरीके से तैयार की गई मंगोड़ी एक बड़ी है। ये बड़ी जानते ना, बड़ी वो है ये, जो रीढ़ को कपा देने वाली सर्दी में यहाँ रहने वाले लोगों की सहायता करती है। मंडुआ और लिंगुड़ा भी एक क्या है, खाद्य पदार्थ है, जिसमें अब विश्व स्तर पर मंडुए के जो पदार्थ हैं वो उनकी काफी डिमांड है आज की डेट में। मंडुआ जो कि एक मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है, और आप जानते ही हैं कि मोटा अनाज क्या होता है, फाइबर रिच होता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, आटा। अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ व्यंजनों की चर्चा की गई है, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है। गढ़वाल का फन्ना, क्या नाम है व्यंजन का, गढ़वाल का फन्नाह, पहली बार नाम सुन रहे होंगे कई लोग। मसूरी के स्थानीय लोग इसका उपयोग करते हैं, इसमें मनमोहक सुगंध और दिव्य स्वाद होता है, ऐसा बताया जाता है। काफुली यकीनन सबसे पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक व्यंजन है। काफुली की यह विशेषता केवल इस तथ्य के कारण है कि यह मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों से तैयार किया जाता है। क्या, काफुली। अरसा, इसका स्वाद मीठा है और कम कैलोरी मान इसे कई स्वास्थ्य जागरूक लोगों को पसंदीदा बनाता है। इसका स्वाद होगा ये, ठीक है। इस व्यंजन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे बेटी के घर उपहार के रूप में कल्या या कलेवा के रूप में भेजा जाता है। इसे चावल, गुड़ और तेल के पेस्ट से तैयार किया जाता है। क्या नाम है, अरसा, याद रखेंगे बात को, अरसा। भट्ट की चुड़कानी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैं आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ, काफी टेस्टी होती है ये। भट्ट की चुड़कानी उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले अवसरों और त्योहारों की महिमा और आकर्षण को बढ़ाती है। यह एक पौष्टिक व्यंजन है, ठीक है। जरूरी नहीं कि त्योहारों पर ही बने, लोग इसको आमतौर पर भी बनाते ही हैं। भट्ट की चुड़कानी। फानू मुख्य रूप से दाल से निर्मित होता है। इसमें विटामिन और खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। रस सबसे अधिक मांग वाले पाक व्यंजनों में से एक है, जो व्यंजनों के संबंध में उत्तराखंड को अन्य भारतीय राज्यों से सटीक रूप से अलग करता है। रस। बादी जो रिच है विटामिन B12 और ए में। गुलगुला, यह व्यंजन उन मीठी तैयारियों में से एक है, मीठे व्यंजनों में से एक है, जो क्षेत्र में आने वाले आगंतुकों और पर्यटकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। उत्तराखंड के गुलगुला को मूल रूप से गुड़ से बने मीठे स्थानीय नाश्ते के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसकी उत्पत्ति गढ़वाल क्षेत्र में हुई थी। गुलगुला, ठीक है। देखिए, कंडाली का साग। सिसुन एक जंगली हरा पौधा है, इससे बनता है, सिसुन नाम के पौधे से बनता है कंडाली का साग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी आयरन रिच ही होगा। मंडुए की रोटी। उत्तराखंड में मंडुआ की रोटी चपाती के लिए स्थानीय शब्द है, जो मंडुआ नामक अनाज से बनाई जाती है। अत्यधिक पौष्टिक है क्योंकि हाईली फाइबर रिच होता है, और इसकी डिमांड मैं आपको बता रहा हूं पूरे विश्व में है। मंडुआ। लयाट, पलाऊ, स्वाला, सिंगल एक प्रकार का पुआ होता है जो यूपी में बनता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल पुए के रूप में तो होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है। सूजी से तैयार किया जाता है और उसमें केले को मिक्स किया जाता है, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है। घी में तला जाता है, और खास अवसरों पर यहाँ पर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि अभी जुलाई के महीने में कुछ ही समय बाद यहाँ मनाया जाएगा हरेला नामक त्योहार। तो वहाँ पर कुमाऊनी घरों में इस प्रकार का आपको सिंगल और पुए देखने को मिलेंगे, काफी स्वादिष्ट होता है। कभी अवसर मिले तो जरूर इसके टेस्ट का मजा ले सकते हैं। शाया
सुवाला, है ना, सुवाला पूरी तरह यह पूड़ी की तरह होता है और कुमाऊं क्षेत्र में शादी के अवसरों पर तैयार किया जाता है। ठीक है। लड्डू और हटोल्या, इन्हें विवाह, जनेऊ आदि जैसे विशेष समारोह के दौरान सुवाल के साथ तैयार किया जाता है, सुवाला के साथ। यह गेहूं के आटे, तेल या घी में तले हुए गुड़ से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए गांव की महिलाएं सुवाल पथाई, सुवाल पथाई देखिए एक कह सकते हैं कि एक रस्म है ना, जो शादी के दौरान, शादी एक्चुअल शादी से एक दिन पहले होती है या कहीं कहीं पर तो उसी दिन होती है सुवाल पथाई, दिन के टाइम पर, तो उस समय पर यह तैयार किया जाता है। लिंगुड़े का साग, यह एक पौष्टिक पौधा है जो नम और गर्म क्षेत्रों में विशेष रूप से मध्य हिमालय में नदी के किनारे पाया जाता है। इसका उपयोग साग और भाजी बनाने में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय भोजन है। कौन सा? लिंगुड़े का साग। अब हम बात करेंगे कला और वास्तुकला की। देखिए उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि कला और वास्तुकला की कोई कमी है। यहाँ के मंदिर अपने आप में ही एक बहुत बड़े क्या हैं, सबूत हैं इस बात के कि यहाँ की कला और चित्रकला दूर दूर तक फैली है, मतलब लोकप्रियता में। तो उत्तराखंड की अपनी विशिष्ट कला शैलियाँ हैं। इन कला रूपों में चित्रकला, पेंटिंग्स, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर, मूर्तिकला यानी कि इमेज मेकिंग और ऐसे अन्य सौंदर्य संबंधी प्रयास शामिल हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों ने राज्य की कला परंपरा में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में। उत्तराखंड में कला प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। उदाहरण हमने पढ़ा है पहले, लाखों उडियार की गुफा, जहां पर प्राचीनतम प्रमाण मिल रहे हैं किस चीज के? चित्रकला के। तो शुरुआत करते हैं चित्रकला से ही। उत्तराखंड की चित्रकला में कुमाऊं की महिलाओं की लोक कलाओं से लेकर गढ़वाल की सबसे उत्कृष्ट लघु कला तक शामिल है। देख रहे हैं आप? तो कला के मामले में भी उत्तराखंड राज्य कई मामलों में क्या है, विशेष बन जाता है। ठीक, कई मामलों में। उत्तराखंड की चित्रकला को दो व्यापक भागों में बांटा जा सकता है। इसको देख लीजिए जरा ढंग से। दीवार चित्रकला और एक है अनुष्ठानिक चित्रकला। लघु चित्रकारों की परिष्कृत कला है और गुरु राम राय और करनाल और सहारनपुर के शाही घरों की अद्भुत दीवार पेंटिंग उत्तराखंड में चित्रकला की परंपरा में उत्कृष्टता के स्वतंत्र स्मारक के रूप में खड़ी है आज भी। तो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखते हैं लघु चित्रकारी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उत्तराखंड की लघु चित्रकला भारत में लघु चित्रकला की विशेष विधाओं में से एक है। यद्यपि मुगल लघु चित्रों की शैली से उत्पन्न उत्तराखंड के लघु चित्रों ने बाद के वर्षों में अपनी व्यक्तिगत शैलियां विकसित कर ली थी। तो आपको नाम याद होगा गढ़वाल पेंटिंग्स का, ठीक है, जिसमें मौला राम का नाम आता है। वो उसका संबंध कहाँ से था? मुगल दरबार से था। तो मुगल दरबार का कोई चित्रकार अगर किसी दूसरे दरबार में आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी छाप हमको वहां देखने को मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। ठीक, क्षेत्र के प्राकृतिक सुंदरता को बड़े पैमाने पर चित्रित किया जाता है। मुगल राजकुमार सुलेमान सिको निर्वासन में यहाँ आया था और अपने साथ चित्रकारों और मुगल लघु चित्रकला स्कूल को यहाँ पर स्टैब्लिश किया था। तो हम कह सकते हैं कि दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान सिको के समय में कई सारे चित्रकार हम देख सकते हैं कि मुगल दरबार के अतिरिक्त और भी कई क्षेत्रीय राजवंशों में जाकर स्थापित हो गए थे, और इस प्रकार से रीजनल पेंटिंग यानी कि क्षेत्रीय चित्रकला की शुरुआत मानी जा सकती है। उत्तराखंड का गढ़वाल वाला पार्ट उनमें से एक है। उत्तराखंड की दीवार पेंटिंग गुमनामी के वर्षों में कई वर्षों तक रही और अपने सौंदर्य, मूल और सजावटी वैभव के कारण व्यापक रूप से सराही गई बाद में। ठीक है, यह दीवार पेंटिंग राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित है। उत्तराखंड की दीवार पेंटिंग मुख्य रूप से सजावटी और अनुष्ठानिक उद्देश्यों को पूरा करती है, लेकिन उनके सौंदर्य मूल्य भी उच्च हैं काफी। अब देखेंगे कि कुछ प्रभाव इसका उत्तराखंड के गढ़वाल वाले पार्ट में हमको देखने को मिलता है मुगल चित्रकला का। तो पंजाब और कांगड़ा शैली के साथ साथ मुगल लघु चित्रकला के सबसे प्रभावशाली विद्यालयों में से एक है। उत्तराखंड में मुगल चित्रकला का विकास अपेक्षाकृत देर से हुआ। ठीक है, गढ़वाल वाले पवार डायनेस्टी के शासकों के समय में। ठीक है, शिल्प, उत्तराखंड में शिल्प राज्य की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं पर केंद्रित है। उत्तराखंड के शिल्प में काष्ठ कला, पत्थरों की नक्काशी, आभूषण और जड़ाई शामिल है।
उत्तराखंड के ये शिल्प काफी हद तक उत्तराखंड के रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हैं, ठीक है, और इन पर कुमाऊनी और तिब्बती शैलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। पीठ देवी देवताओं के बैठने के स्थान के चारों ओर रंगीन प्राकृतिक रंगों से सजाए गए चावल के पेस्ट के आधार पर बनाई गई एक भित्ति चित्री है, भित्ति चित्र है, यानी कि छत में। ऐपण, ऐपण जो है, समझ रहे हैं बात, ऐपण ये भी चावल के पेस्ट से तैयार किया जाता है। ऐपण और पीठ के बीच मुख्य अंतर यह है कि पीठ प्रत्येक देवी या देवता के लिए विशिष्ट डिजाइन का इसमें उपयोग करता है, जबकि ऐपण में कलाकार को कई डिजाइनों में से चुनने की स्वतंत्रता होती है। ये रहा इसका डिफरेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं ऐपण की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज रहे हैं कि ऐपण गर्ल किसको कहते हैं, उत्तराखंड की ऐपण गर्ल कौन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, ये आपका होमवर्क। यह एक अनुष्ठानिक लोक कला है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की मूल निवासी कह सकते हैं कि वहीं से शुरू हुई है। यह शुभ अवसरों, त्योहारों और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों को मानने के लिए बनाया जाता है। कला को बुराई से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पहले यह कला घरों के फर्श और दीवारों पर पाई जाती थी, वहीं आज यह कई दैनिक उपयोगों की वस्तुओं या कपड़ों के टुकड़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। बिंदु ऐपण, ज्योति पट्टा और डिकारा उत्तराखंड के ऐपण के कुछ सबसे लोकप्रिय पैटर्न्स हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो भाई बहन पहली बार इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी दिक्कत इसमें होगी, लेकिन पीसेस बनना है तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी ही होंगी, इससे बचा नहीं जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा इस चीज़ को। थापा, ये भी एक चित्रकला है। देखिए थापा, देवी दुर्गा की तस्वीरें चावल के पेस्ट का उपयोग करके बनाई जाती हैं, जिसे थापा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। थापा किसको कहते हैं? दुर्गा जो माता हैं हमारी, है ना, उनकी तस्वीर चावल के पेस्ट का उपयोग करके बनाई जाती है। ये रंगीन चित्र दीपावली, दशहरा, नवग्रह पूजा और दुर्गा पूजा के अवसर पर बनाई जाती है। नट, ये गेरुआ और बिस्वार का उपयोग करके रसोई की दीवारों पर बनाई गई लक्ष्मी नारायण, चैतवा और बिखौती की आकृतियां हैं। इन आकृतियों को बनाकर लोग परिवार में खुशहाली की कामना करते हैं। इन्हें तुपुक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तुपुक। ज्योति, एक बोर्ड पर महालक्ष्मी, महाकाई, गणेश, महासरस्वती और दुर्गा के चित्र को ज्योति या ज्योति पट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चित्र, ये चित्र विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार और आदि समारोहों में किया जाता है। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इस एग्जाम को पास करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अच्छी तरीके से पढ़ाई। वुड क्राफ्ट यानी कि कास्ट शिल्प। वुड क्राफ्ट उत्तराखंड में सबसे अधिक वांछित खरीदारी वस्तुओं में से एक है। उत्तराखंड के वुड क्राफ्ट स्थानीय कलाकारों द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। ये लकड़ी से विभिन्न वस्तुएं डिजाइन करते हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक मांग लकड़ी की नक्काशी की है, जिसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। वे लकड़ी के टुकड़े पर चित्र बनाते हैं, इन्हें दीवार पर लटकाने के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके संबंध में। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, यानी कि वास्तुकला की। तो वास्तुकला का सबसे बड़ा नमूना तो हमारे पास है क्या? यहाँ पाए जाने वाले असंख्य संख्या में मंदिर। मंदिर सबसे बड़े एग्जाम्पल है किस चीज के? यहाँ की आर्किटेक्चर के। तो उत्तराखंड की वास्तुकला के विशिष्ट पैटर्न वाले मंदिरों के आसपास केंद्रित कई तीर्थ स्थलों को का आशीर्वाद प्राप्त है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर के मंदिर उत्तराखंड के कुछ बेहतर ज्ञात मंदिर हैं, जिनकी विशिष्ट विशेषताएं उनकी वास्तुकला को दर्शाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। केदारनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक जबरदस्त वास्तुकला का एक कह सकते हैं एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण बर्फीली पहाड़ियों में लंबवत निकली हुई एक पहाड़ी पर किया गया है। वर्तमान मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। पांडवों द्वारा निर्मित एक पुराने मंदिर के स्थान के पास स्थित है। सभा भवन का आंतरिक परिसर विविध देवताओं की मूर्तियों और पौराणिक दृश्यों से सुसज्जित है। मंदिर के दरवाजे के पीछे नंदी बैल की एक प्रभावशाली मूर्ति है जो पहरा देती नजर आती है। बड़े, भारी और समान रूप से काटे गए ग्रे रॉक स्लैब से निर्मित यह इस तरीके के बारे में आश्चर्य पैदा करता है कि जिस तरह से इन भारी स्लैबों का पहले संभाला गया होगा। यानी कि
केदारनाथ मंदिर आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, दोबारा अवसर मिले अगर जाने का तो इन सब बारीकियों पर गौर करिएगा जो यहाँ पर लिखी हैं। मंदिर में देवता के लिए एक गर्भगृह होता है और तीर्थ यात्रियों और आगंतुकों की सभा के लिए एक मंडप होता है। ये हम बता रहे हैं किसके बारे में, मंदिरों की क्या होती है, स्टाइल होती है खास। मंदिर के अंदर एक शंकुवार चट्टान पर भगवान शिव को एक सदाशिव अवतार के रूप में दिखाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सदाशिव अवतार के रूप में दिखाया गया है, ये आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे तुंगनाथ मंदिर की, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है शिव का। ठीक है, उदाहरण है, यह भी पहाड़ों से निकली एक चोटी पर बनाया गया है। इस मंदिर की पहचान बनने वाले गुंबद में लिंगम के अलावा आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति वाले 16 दरवाजे शामिल हैं। तुंगनाथ मंदिर ये भी किसको समर्पित है, भगवान शिव को। मद महेश्वर मंदिर, यहाँ शिव की भक्ति नाभि के आकार में लिंग के रूप में दिखाई जाती है। 3289 मीटर की ऊंचाई पर चौखंबा चोटी की तलहटी में स्थित क्लासिक मंदिर वास्तुकला उत्तर भारतीय परंपरा के अनुकूल है या अनुरूप है। बद्रीनाथ का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 15 मीटर ऊंचा मंदिर है और ये विष्णु मंदिर को समर्पित 108 दिव्य देशमों में से एक है। इसकी संरचना शंकुवार है जिसमें एक फिल्टर बैल और शिखर का छोटा गुंबद शामिल है। मान्यता है या किंवदंती है कि यह मंदिर ऐतिहासिक रूप से वैदिक काल से भी पुराना माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से उत्तराखंड का प्रत्येक मंदिर अपनी विशिष्ट विशेषता को प्रदर्शित करता है। पत्थर की नक्काशी भी आपको उत्तराखंड के मंदिरों में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की मंदिर वास्तुकला यहाँ की पत्थर की नक्काशी का प्रमुख स्थल है। इनमें से अधिकांश मंदिर में बड़े और भारी पत्थर की नक्काशी की गई है। इस क्षेत्र के कटोयारिस, पौन, चंदा और पंवार राजवंशों के शक्तिशाली और समृद्ध राजाओं ने उत्तराखंड पत्थर की नक्काशी को संरक्षण दिया। मंदिरों के पत्थरों पर बहुत ही सजावटी और जटिल नक्काशी दिखाई देती है। और भी कई सारे उदाहरण हैं इस प्रकार के मंदिरों के, देखिए बालेश्वर, केदारनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर, पंच केदार और अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुछ असाधारण पत्थर की नक्काशी वाले मंदिरों को प्रदर्शित करते हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बालेश्वर मंदिर एक ग्रुप है, ठीक है, चंपावत जिले में। मूर्तिकला और वास्तुकला के दक्षिण भारतीय स्कूल का अनुसरण करता है। हाँ, साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स हैं उसकी बात हो रही है। ठीक, निर्माण किसने करवाया था, सोमचंद ने। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगलों ने चंपावत पर कब्जा कर लिया और बालेश्वर मंदिर को नष्ट भी किया था। इस मंदिर की वास्तुकला बौद्ध मंदिर या विहार के समान है। चित्रित मुखौटा बौद्ध मंदिरों का विशिष्ट है। मंदिर क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ की एक मूर्ति है जो काले पत्थर से बनी है। बैजनाथ मंदिर परिषद, यहाँ 18 हिंदू मंदिर का समूह है, बैजनाथ में है। बैजनाथ कहाँ है, अल्मोड़ा जिले में है। यह परिसर बागेश्वर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित है, इतनी ऊंचाई पर। यह मंदिर संभवतः दुनिया के उन बहुत कम मंदिरों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है जहां पार्वती को उनके पति शिव के साथ चित्रित किया गया है। शिवरात्रि और मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थ यात्री यहां पहुंचा करते हैं। यह है मंदिर बैजनाथ, यानी कि हम बात कर रहे हैं बागेश्वर की, इनफैक्ट अल्मोड़ा की नहीं, ये बात हो रही है बागेश्वर की। गोमती नदी के तट पर स्थित है। 18 पत्थरों के मंदिर का एक समूह है। यहाँ 102 पत्थर की छवियां हैं जिनमें से कुछ की पूजा की जा रही है जबकि अन्य को भारतीय यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आरक्षित किया गया है। कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम देख लेंगे, वैद्यनाथ, पार्वती, नृत्य, गणपति, कार्तिकेय, नरसिम्हा, ब्रह्मा, महिषासुर मर्दिनी, सप्त नर्तिका, सूर्य, गरुड़ और कुबेर हैं। ये क्या है, प्रमुख देवी देवता हैं जो इस मंदिर में आपको दर्शाए गए हैं, जिसको आप कभी अवसर मिले जाने का तो देख सकते हैं। कटारमल का सूर्य मंदिर सत्यूरी शासक कटारमल ने बनवाया था 9वीं शताब्दी में। ठीक है, लकड़ी और पत्थर की नक्काशी इसमें देखी जा सकती है। गर्भगृह भवन का मुख्य पूर्व की ओर है ताकि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर पड़े। ये इसको खास बनाती है चीज। इस पवित्र मंदिर को कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद भारत में दूसरा सबसे सुंदर सूर्य देव का मंदिर माना जाता है। तो है ना ये इंपॉर्टेंट बात कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में। महासू देवता, 9वीं शताब्दी में स्थापित महासू देवता मंदिर भगवान महासू को समर्पित है जो न्याय के देवता हैं। ठीक, इसे हुना वास्तुकला शैली में बनाया गया है। हालांकि समय के साथ ये एक मिश्रित शैली इसने अपना ली। ठीक है, त्रियुगी नारायण मंदिर,
यह उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। कोई भी व्यक्ति केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान या चार धाम यात्रा के दौरान यहां आ सकता है। लाखा मंडल आप जानते ही हैं, देहरादून में है। स्थानीय रूप से इसको लोकेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है। ये 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच देहरादून जिले के जौनसार भावर क्षेत्र में बनाया गया था। ये मंदिर जो है नागर शैली का है, ठीक है, शिव को समर्पित है। देवलगढ़ पौड़ी जिले में स्थित देवलगढ़ में छोटे से गांव में कई मंदिर हैं जिनका लोगों के जीवन में अत्यधिक धार्मिक महत्व है। अपने शाही अतीत से प्रभावित शहर में कई अद्भुत मंदिर हैं जो कि उज्जवल काल के अवशेष हैं। विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर, गौरी देवी मंदिर और राज राजेश्वरी मंदिर जो गढ़वाल वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं वो देवलगढ़ में स्थित है। जागेश्वर एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ टेम्पल है, शिव के मंदिरों का समूह और शिव को समर्पित 12 विशाल और छोटे छोटे मंदिरों का समूह जाना जाता है। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इसका निर्माण जारी रहा, ठीक है। इसके अधिकतर मंदिरों में पत्थर के लिंग स्थापित किए गए हैं, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जागेश्वर कभी आप जाइए तो बहुत ही आपको शांति का एहसास होगा। चारों तरफ देवदार के पेड़ घिरे हुए हैं। लोकगीत और नृत्य की बात कर लेते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जगह लोक नृत्य और गीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है, तो ये भी हमारे लिए जान लेना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं पूजा पाठ से संबंधित कुछ लोक गीतों की, ठीक है। ये मूल रूप से धार्मिक गीत हैं जो किसी पवित्र अनुष्ठान के दौरान या किसी विशेष भगवान या देवी की पूजा करते समय गाए जाते हैं। कई पूजा लोकगीत हैं क्योंकि यहाँ की जनजातियां विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करती है। देखिए उत्तराखंड में लोक देवताओं का भी बहुत महत्व है, जैसे गंगनाथ है, गोलू देवता हैं, है ना, तो इनका भी काफी महत्व है और इनकी पूजा की जाती है और इनको समर्पित लोकगीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में पूजा लोकगीत हैं जिनमें मानव शरीर से बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए तंत्र और मंत्र शामिल हैं। इसके अलावा आत्माओं को बुलाने के लिए पूजा लोकगीत भी हैं। ऐसा ही है क्या, जग्गर नहीं जागर होगा ये, ठीक है। जागर क्या होना चाहिए, इसको जागर होना चाहिए, जागर, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है जागर कुमाऊं क्षेत्र में। लोकगीत देख लेंगे, यहां से देखो क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। लोकगीत से, वाद्य यंत्रों से और पहने जाने वाले कई परिधानों से भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। यह चरवाहों के बीच प्रेम और त्याग का लोकगीत है। नाम है बाजूबंद। स्त्री पुरुष या लड़के लड़की के बीच का प्रेम संवाद है जिसे लोकगीत के रूप में गाया जाता है। क्या नाम है लोकगीत का? बाजूबंद। बसंती लोकगीत आने वाले वसंत ऋतु के लिए रचे जाते हैं जब गढ़वाल की पहाड़ियों की घाटी में फूल खिलते हैं और नया जीवन बसंत लाता है। यह भी व्यक्तिगत तथा समूह दोनों में ही गाया जा सकता है। छुरा एक लोकगीत है जो चरवाहों के बीच प्रसिद्ध है काफी। बूढ़ों द्वारा युवाओं को दी गई सलाह के रूप में गाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, छुरा, जिन्होंने इसे अपने अनुभवों से सीखा है, खासकर भेड़ और बकरियों को चराने के दौरान। छुरा नाम सुन के लग रहा है कि पक्का चाकू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छुरा किसका नाम है? एक लोकगीत का नाम है, याद रखिएगा प्लीज। छोपाटी टिहरी गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में लोकप्रिय गीत है। क्या? छोपती है, छोपाटी नहीं, छोपती है। छोपती पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाने वाला एक प्रेम गीत है। छोपती है ना कि छोपाटी, गलत लिखा है, छोपती वहां पे सही लिखा है। मांगल, उत्तराखंड का मांगल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का लोकगीत है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मांगल कुमाऊं का है कि गढ़वाल का है, और गढ़वाल का है तो किस क्षेत्र का है। पारंपरिक गीत है जो शादी की रस्मों के दौरान गाए जाते हैं। इन गीतों को पवित्र माना जाता है और उन्हें पुजारियों द्वारा उच्चारित श्लोकों के साथ साथ गाया जाता है। मांगल यानी कि मांगलिक अवसरों में समझ लीजिए। जागर को बहुउद्देशीय लोक गीतों में से गिना जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग आत्मा और भूत की पूजा के लिए किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना करते समय धार्मिक भजनों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। झुमेला, हिमालय की तलहटी में
इतने सारे प्राकृतिक आश्चर्य फैलाने के लिए, उदार प्रकृति की प्रशंसा करने के लिए गाया जाता है। कौन सा गीत? झुमेला। ठीक है, झुमेला। झुमेला नृत्य के साथ नृत्य भी किया जाता है जिसे झुमेला नृत्य कहते हैं। चलिए ठीक है। खुदेड़ गीत उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध लोकगीतों में से एक है खुदेड़ गीत। अपने पति से अलग रह रही एक महिला के दुख और दर्द का वर्णन करता है, विरह गीत है ये। खुदेड़ बेहद दर्द भरा और भावनात्मक गाना है। यह इस महिला की पीड़ा को दर्शाता है जिसका पति उसे छोड़कर जीविका के लिए अन्य स्थानों को चला गया है। खुदेड़ गीत, क्या बात है। विरह में गाया जाने वाला गीत। फाग और शगुन या विवाह, नामकरण, संस्कार, जनेऊ आदि विभिन्न स्थानों में प्रस्तुत किया जाने वाला लोकगीत है। अब हम बात करने जा रहे हैं लोक नृत्य की, यानी कि लोकल डांसेस की। ठीक है, डांसेस की बात हो रही है। लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये एक कलाबाजी नृत्य है। लंबे और लंगर वाले बांस के खंबे के नीचे संगीतकार ढोल और दमाना बजाते हैं, जबकि एक नर्तक कलाबाज शीर्ष पर घूमता है और अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके करतब दिखाता है। टिहरी गढ़वाल में काफी प्रसिद्ध है लंगवीर नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट। बरदा नाटी देहरादून के चक्राता में किया जाने वाला। लड़के और लड़कियों दोनों रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनकर इसमें भाग लेते हैं। शोतिया आदिवासियों के विशिष्ट नृत्य जैसे घुरंग और घुरिंग मृत्यु अनुष्ठानों से जुड़े हैं। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश के देहाती नृत्य या नागालैंड के शिकार नृत्य से मिलता जुलता है। शोतिया, वेरी इंपॉर्टेंट। पांडव नृत्य, यह वास्तव में नृत्य और संगीत के माध्यम से महाभारत की कहानी को दर्शाता है, जो आमतौर पर दशहरा और दिवाली पर होता है। यह चमोली जिले और पौड़ी गढ़वाल में प्रचलित है। क्या नाम है नृत्य का? पांडव नृत्य, याद रखेंगे। और भी कई सारे नृत्य हैं। देखिए, चक्रव्यूह गढ़वाली शैली में एक शक्तिशाली नृत्य, कुछ गायन प्रस्तुत करते हैं जो महाभारत के चक्रव्यूह को दर्शाते हैं। इसमें सबसे पहले खुले मैदान में चक्रव्यूह तैयार किया जाता है। एक टीम राक्षस, अभिमन्यु, कौरव, पांडव और गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म और सुभद्रा जैसे अन्य लोगों की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, क्या है बड़ी इंपॉर्टेंट? ओके, पेंसारा या मौत का जश्न भी होता है भाई। ठीक है, मौत का जश्न। पेंसारा को मौत का नृत्य भी कहा जाता है, जो गढ़वाल क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार परंपरा के रूप में किया जाता है। पेंसारा जो 2000 साल पुराना माना जाता है। इसमें प्रयुक्त संगीत वाद्य यंत्र कौन से हैं? ढोल, धमाऊ और रणसिंघा। हस्त निर्मित तुरही है ये। ठीक है, अब देख लीजिए कुमाऊनी नृत्य भी हैं कई। छपेली नृत्य कुमाऊनी नृत्य का उदाहरण। जोड़ों में नृत्य किया जाता है। महिला अपने बाएं हाथ में दर्पण और दूसरे हाथ में रंगीन रुमाल रखती है। पुरुष अपने बाएं कंधे पर हुदुक्का बजाते हैं, हुड़का कहते हैं इसको, और इसके साथ अन्य लोग हुड़का, मंजीरा और बांसुरी बजाते हैं। नृत्य एक युगल प्रणय की खुशियों को चित्रित करता है। छपेली नृत्य का संबंध याद रखेंगे कुमाऊं से है, प्लीज ध्यान देंगे इस बात का। छोलिया नृत्य 1000 साल से भी अधिक पुराने इस नृत्य की शुरुआत खस देश के संघर्ष और खसिया साम्राज्य से हुई, जब तलवार की नोक पर शादियां की जाती थी। परंपरा को कायम रखते हुए राजपूत इसे विवाह जुलूस के हिस्से में निभाते हैं। यानी कि छोलिया नृत्य आज भी हम कुमाऊनी शादियों में देख सकते हैं। जब बारात जाती है तो इनकी एक टीम होती है, ये तलवारबाजी करते हुए, कलाबाजी करते हुए बारात के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और एक प्रकार से परंपरा को कायम रखा गया है। ठीक है, कभी कुमाऊनी शादी में अगर आप हिस्सा लेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। चांचरी कुमाऊं के बागेश्वर जिले के दानपुर पट्टी का एक समूह नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाएं अर्धवृत्त में धीरे धीरे बढ़ती गति के साथ स्वच्छंद आनंद व्यक्त करते हुए नृत्य करते हैं। चांचरी। भेन विवाह जैसे विशेष समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है भेन। इसमें महिलाएं एक विशेष तरीके से हाथ पकड़ती हैं और एक विशेष कदम पैटर्न में एक घेरे में घूमती हैं। हर 2 कदम आगे के बाद एक कदम पीछे आता है। इस नृत्य के दौरान कलाकारों द्वारा अनोखे कुमाऊनी गीत गाए जाते हैं। भेन कुमाऊं का है ये। ठीक। झोड़ा
यह कुमाऊं का एक और लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा विशेष समारोहों और विवाह और अन्य ग्रामीण समारोहों के दौरान किया जाता है। यह भेन के समान ही है, लेकिन इस मायने में अलग है कि इसमें भेन में किए जाने वाले विशिष्ट पैर क्षणों के स्थान पर एक कदम आगे कूदना भी शामिल है। यह भेन की तुलना में अधिक ऊर्जावान और आक्रामक है। झोड़ा नोट भी लिखा हुआ है। गढ़वाली में बाजगी या बाजगिरी और कुमाऊनी में बाजगिरी वह है जो ढोल, दमाऊ, रणसिंघा, मशक, बीन आदि जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाता है। उत्तराखंड में बाजगी बजगीरी समुदाय के लगभग 48,000 सदस्य हैं। इनमें से कई अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और अंत्येष्टि और शादी के जुलूसों में प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। These things are very important for उत्तराखंड एग्जाम्स। प्लीज आप बने रहिए इस लेक्चर में थोड़ी देर और। अब हम बात कर लेंगे मेलों की। उत्तराखंड में कई प्रकार के मेले लगते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है पॉपुलर कुंभ मेला। ठीक है, वैसे भारत के और भी कई स्थानों पे लगता है, लेकिन देखिए इसमें हरिद्वार का नाम भी है उत्तराखंड में। 3 अन्य नाम देख लेंगे। प्रयागराज, आप जानते हैं इलाहाबाद में संगम पर कुंभ मेला लगता है। अर्धकुंभ भी लगता है, 12 साल वाला भी लगता है, 6 साल वाला भी लगता है, 100 साल वाला भी लगता है। हरिद्वार में पता ही आपको, उज्जैन शिप्रा नदी के पास, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, यहाँ ये 4 स्थान हैं जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अब हम बात करते हैं जौलजीबी और थल मेले की। यह मेला हर साल नवंबर में जौलजीबी में आयोजित किया जाता है, जो काली और गोरी नदी के संगम पर है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार बताऊं कितनी बार आया है कि जौलजीबी का मेला किस नदी के संगम पर लगा है। आप उठाकर देख लेंगे ना, कई बार दिखेगा, काली और गोरी नदी के संगम पर। जो 3 अलग अलग संस्कृतियों, शौका, नेपाली, और देखिए ये इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 संस्कृतियों का मिलन स्थल है, शौका, नेपाली और कुमाऊनी। ठीक है, जौहर, दारमा, चौदान और ब्यान का यह प्रवेश द्वार एक समय में तिब्बत और तराई क्षेत्रों के बीच केंद्रीय स्थान माना जाता था। उत्तरायणी मेला, इसको भारत के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम बता दूं मैं आपको, मकर संक्रांति। उत्तरायणी के दिन बागेश्वर, रामेश्वर, सुल्तान महादेव, चित्रशिला और कई जगहों पर मेले लगते हैं। बहुत महत्व है इसका, मकर संक्रांति का महत्व आप जानते ही हैं। ठीक है, नंदा देवी मेला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, भवाली, किच्चा, लोहार के दूर दराज इलाकों में नंदा देवी मेला आयोजन किया जाता है। नंदा देवी, ठीक, ये मनाया जाता है आपके शरद ऋतु में। स्यालदे बिखोती, यह विश्वत संक्रांति के दिन मनाया जाता है और एक प्राचीन जीत की याद दिलाता है। उस दिन द्वाराहाट के पुराने शहर स्यालदे पोखर में बग्वाल का आयोजन किया जाता है। बग्वाल, पत्थर फेंके जाते हैं। सोमनाथ मासी का मेला, यह मेला विश्व क्रांति के दिन भी मासी के शिव मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह पाली पचौं का प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में पशु विशेष रूप से बैल और बछड़े बेचे और खरीदे जाते हैं। बग्वाल देवी धुरा मेला, यह रक्षाबंधन के दिन लगता है। इसमें पहले पत्थर मारे जाते थे एक दूसरे के ऊपर, फिलहाल अब फूल और फल फेंके जाते हैं। ठीक है, काफी उत्साह रहता है इस मेले को लेकर। रक्षाबंधन के दिन देवी धुरा में बाराही देवी मंदिर के प्रांगण में लगता है। देवी धुरा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है। समझ रहे हैं, तो देवी धुरा नामक स्थान है, वहां पर 3 जिलों की सीमाएं टच कर रही हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। देखिए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल के ट्राई जंक्शन पर मेला अपने आकर्षक लोक गीतों के और नृत्य के साथ साथ, बग्वाल का मतलब है पत्थरों को फेंकना एक दूसरे के ऊपर। जागेश्वर मेला बैसाख महीने के 15वें दिन लगता है। जागेश्वर के शिव मंदिर में आयोजित किया जाता है। पूर्णागिरी का भी विशेष महत्व है और यह है आपके चंपावत जिले के टनकपुर के पास, काली नदी के दाहिने तट पर। काफी चढ़ाई करनी पड़ती है पैदल, और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर हर साल नवरात्रियों में आते हैं। हाट काली का मेला चैत्र और भादो को अष्टमी के गंगोली हाट यानी कि पिथौरागढ़ का मेला है। ये हाट काली का मेला याद रखेंगे। अब देखिए कुछ मेलों के नाम हैं, और ये रहा वो स्थान जहां पर ये मनाया जाता है। गणनाथ मेला कार्तिक पूर्णिमा गणनाथ तालुका अल्मोड़ा में है। स्यालदे बिखौती मेला बैसाख के प्रथम दिन और रात द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। ठीक है, बिनाथेश्वर मेला प्रतिवर्ष अल्मोड़ा में लगता है। बग्वाली पोखर मेला
बगवाली पोखर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ये भी याद रखना है, बगवाली पोखर कहाँ है? अल्मोड़ा में। गुड़ केदार मेला पश्चिमी रामगंगा तट, निसंतान महिलाएं रात में दीपक रखकर तप करती हैं ताकि संतान पैदा हो। तल्ला चौकोट अल्मोड़ा में है। उत्तरायणी मेला घुघुतिया ब्यार, घुघुती बनाई जाती है उत्तरायणी के समय में। घुघुती बड़ा खाले, कौवे को बुलाया जाता है। इस प्रकार की चीजें आपको जनवरी के 14 तारीख को देखने को मिलेंगी हर साल। बागेश्वर का प्रमुख मेला है ये, सरयू गोमती के संगम पर। श्री पूर्णागिरी मेला, अन्नपूर्ण शिखर के श्री पूर्णागिरी मेला पर टनकपुर चंपावत। आषाढ़ कौतिक बग्वाल मेला देवीधुरा चंपावत। देवीधार का मेला लोहाघाट के निकट चंपावत। एड़ी बालकृष्ण मेला भिंगराणा चंपावत। लड़ीधुरा मेला चंपावत। मानेश्वर मेला मायावती जो आश्रम है चंपावत के पास वहां। चैतोला मेला गुमदेश चंपावत। जोड़ मेला रीठा साहिब चंपावत। नंद शतशी मेला नैनीताल। जिया रानी मेला चित्रशिला घाट है जहां पर अंतिम संस्कार भी होता है, मेला भी लगता है। रानी बाग नैनीताल हल्द्वानी में ही है ये, काठगोदाम से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तब। सीताबनी मेला सीताबनी नैनीताल में है। टोकरिया मेला चंडाक पिथौरागढ़। बौराणी मेला बौराणी पिथौरागढ़। नाम भी प्लीज याद रखना कि है कहाँ पर ये। मल्लिकार्जुन मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अटारिया मेला लगता है उधम सिंह नगर उदयपुर में। खरसाली मेला, नागराज देवता मेला, कंडक मेला उत्तरकाशी में। चौरंगी नाथल मेला गाजड़ा क्षेत्र उत्तरकाशी। ऊतज या अन्नकूट मेला इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ गुप्त काशी ऊखी मठ। गिंदी मेला एकेश्वर डाडा मंडी और थलपाणी पौड़ी। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीडिंग ही मारी जा सकती है, याद रखना। लेकिन ताड़केश्वर मेला लैंसडाउन पौड़ी। भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी। दनगल मेला सतपुली पौड़ी। चंद्रबदनी मेला अंजनी सैण टिहरी। नाग टिब्बा मेला जौनपुर टेहरी गढ़वाल। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। नुणाई मेला चौखौली मेला। नुणाई मेले का संबंध किससे है? भेड़ पालकों से। कहाँ लगता है? जौनसार देहरादून में। बोरी मेला लगता है बाण में। अनुसुईया मेला लगता है गोपेश्वर में। हरियाली पूड़ा मेला लगता है नौटी में, ठीक है। नौठा कौतिक मेला पाषाण युद्ध लठमार मेला ये लगता है आदि बद्री चमोली में। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें, मेलों के नाम इसमें कई सारे लिखे हुए हैं। देखिए जागरा मेला हनोल जौनसार देहरादून, जौनसार जनजाति से संबंधित। गनियात का मेला जौनसार क्षेत्र देहरादून। टपकेश्वर मेला देहरादून। पिस्सू मेला देहरादून। खंगला मेला नाला पानी देहरादून। दूधली भद्रराज मेला मसूरी के पास देहरादून में, ठीक है। कुंभ मेला हरिद्वार 12 साल में एक बार, 6 वर्ष में एक बार, उसको अर्ध कुंभ कहते हैं, हरिद्वार में लगता है। झंडा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून में है। बंड विकास मेला पीपल कोटी चमोली में है। कृषि उद्यान एवं पर्यटक विकास मेला चमोली, ठीक है। पटागढ़िया पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खाली पढ़ के बोलने से एक प्रकार का टाइम वेस्ट हो सकता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला लगता है पौड़ी में, इसको याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महोत्सवों और उत्सवों की। प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या किरजी उत्सव पिथौरागढ़ के भोटिया जनजाति, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लेंगे, ठीक। कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। भद्र माह में जुमली हवा सामो उत्सव व्यास घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। 12 वर्ष में ही घिंडियाल देवता का जात उत्सव घिंडियाल धार टेहरी में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी मेला 1902 में मनाया जा रहा है। 1902 से, ये इंपॉर्टेंट है, 6 दिवसीय मेला होता है नंदा देवी का और ये 1902 से अभी तक चल रहा है। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में ग्वाल देव का उत्सव दारमा और चौदांस पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। प्रत्येक 6वें वर्ष पांडुकेश्वर उत्सव पांडुकेश्वर चमोली में आयोजित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बसंत पंचमी में बैसाखी तक गेंदी का खपोटी उत्सव पौड़ी जिले में मनाया जाता है। पौड़ी जिले में प्रतिवर्ष मई में मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। जौनसार भाबर महोत्सव का आयोजन देहरादून में होता है।
गोलजी महोत्सव चितई, चितई मंदिर अल्मोड़ा। प्रतिवर्ष जून में सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा में होता है। कनाली छीना महोत्सव पिथौरागढ़ में। मकर संक्रांति, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्तरायणी के दिन सूर्य कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, अर्थात इस दिन सूर्य उत्तरायण बन जाता है। बसंत पंचमी, फूलदेई छम्मादेई, ये मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत से समारोह करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं और जो घर की जो देहली होती है उसमें फूल और बतासे डालते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं बड़ों का। हरेला और भितौली। हरेला जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जुलाई में होगा। हरेला बोया जाता है और कुछ समय के बाद उसमें घास जैसी लगती है, उसको काटा जाता है। ठीक है, ये त्यौहार अभी कुछ दिनों बाद आने वाला है। हरेला कहे जाने वाले इन पीले पत्तों को, पीले और हरे रंग के होते हैं, 10वें दिन काटा जाता है। लोग इन्हें सिर पर और कानों के पीछे लगाते हैं और उसमें कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं। काफ़ी अच्छा, और समझ सकते हैं कि हम ये एनवायरनमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, हरेला छोटी छोटी टोकरियों मिठाई के डब्बों में मिट्टी भरी जाती है और उसमें 7 प्रकार के अनाज डाले जाते हैं और वही उगते हैं, उसी को कहा जाता है क्या, हरेला। औलगिया अर्थात घी क्रांति, औलगिया भादो के पहले दिन मनाया जाता है जब फसल हरी होती है। खतड़ुआ, देखिए सीजन के चेंज का भी प्रतीक है, जब शरद ऋतु शुरू होती है। आपको पता ही होगा इतिहास में कि किस प्रकार से कुमाऊं के शासक ने गढ़वाल के शासक को पराजित किया था, ये उस अवसर पर मनाया जाता है खतड़ुआ। ठीक है, आग जलाई जाती है, खीरा खाया जाता है और लोग उत्सव मनाते हैं। वट सावित्री, इसमें स्त्रियां उपवास रखती हैं उस दिन। यह त्यौहार ज्येष्ठ की कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है और जिस दिन विवाहित महिलाएं सावित्री और चमगादड़ या बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उनके भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं ताकि उनका जीवन साथी सही रहे। गंगा दशहरा आप जानते ही हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि जब गंगा जो है पृथ्वी पर जब आई थी उस अवसर पर है ये क्या, गंगा दशहरा। इस अवसरों पर जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा पोस्टर लगाया जाता है गंगा दशहरा का। इस प्रकार के गंगा दशहरा वाले छोटे छोटे पोस्टर्स या पैम्फलेट्स आप कुमाऊनी घरों में देख सकते हैं। जनेऊ पुण्य, नंदा देवी राज जात यात्रा, देखिए 12 साल में एक बार होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले साल होने वाली है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आए। 3 सप्ताह तक चलने वाली नंदा देवी राज जात यात्रा उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। पूरे गढ़वाल कुमाऊं के साथ साथ भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग नंदा देवी राज जात यात्रा में शामिल होते हैं। छिपला जाट, छिपलाकोट पंचचूली पहाड़ों के दक्षिण में काली और गोरी नदी के हृदय भूमि में स्थित है। छिपला केदार हिल यात्रा, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में मनाई जाने वाली हिल यात्रा अनिवार्य रूप से चरवाहों और कृषिविदों का त्यौहार है। विकास प्रक्रिया में 8वां अर्थात भादों का 8वां दिन और गवारा विसर्जन भी हिल यात्रा का हिस्सा बन गए। त्योहार जो मूल रूप से पश्चिम नेपाल के सौरार क्षेत्र से सोर घाटी से आया था, पहली बार कुमोर गांव में प्रवेश कर गया। यात्रा के पिथौरागढ़ शहर के पास एक अन्य गांव बजठी के लोग द्वारा भी स्वीकार किया गया और कुछ संशोधनों के साथ इसे कनाली छीना और अस्कोट क्षेत्र में हिरण चीतल के रूप में पेश किया गया है। क्या नाम है भाई इसका, हिल यात्रा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंडाली की। पिथौरागढ़ जिले के चौंदस क्षेत्र में एक फूल कंडाली हर 12 साल में एक बार खिलता है। अंतिम बार खिला था 2011 में और लोग अगस्त और अक्टूबर के महीनों के बीच कंडाली त्यौहार मनाते हैं। उत्तरांचली होली, जिसको कुमाऊनी होली भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। रात रात भर इसमें होलियार गीत गाते हैं, भजन चलते हैं और होली के गीत गाए जाते हैं। बैठकी होली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इस मायने में अद्वितीय है कि जिन गीतों पर वे आधारित हैं उनमें माधुर्य, मस्ती और आध्यात्मिकता का स्पर्श होता है। यह गीत मूलतः शास्त्रीय रागों पर आधारित है। कोई आश्चर्य नहीं कि बैठकी की होली का निर्माण ही होली के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं पारंपरिक वस्त्र और आभूषणों के। धोती, पैजामा, कुर्ता, मिर्जई, टोपी, गुलबंद, बास्केट आदि ये गढ़वाली पुरुषों के पारंपरिक परिधान हैं। गढ़वाली स्त्रियों के कुछ पारंपरिक परिधान आगड़ी, घाघरा, गाती, धोती आदि। कुमाऊनी पुरुष के परिधान है धोती, पैजामा, ये सब कॉमन ही है। सुराव, कोट
कुर्ता, भोटू, कमीज, मिर्जय, टाक, टोपी आदि। स्त्रियों की पारंपरिक परिधान कुमाऊं से घाघरी, आंगड़ा, आंगड़ी, धोती, पिछौड़। पिछौड़ा जो होता है ये शादी के अवसरों और मांगलिक कार्यों में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। कुमाऊनी बच्चों के पारंपरिक परिधान झुगली, एक प्रकार की झगुली, एक लंबी फ्रॉक होती है, झगुल कोट, संथरात एक प्रकार का स्लैक्स होता है। सिर से संबंधित, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट है, सिर से संबंधित प्रमुख आभूषण। ये एक क्वेश्चन यहां से आता है, देखो इसको जरा आप देख लीजिए जाते जाते। सिर से संबंधित प्रमुख आभूषण, शीश फूल, बंदी, सुहाग बिंदी, मांग टीका। कहाँ पहना जाता है? सिर में, इंपॉर्टेंट है। कान में मुरखली, उजनी, कर्णफूल, गोरख कान में। नाक से संबंधित आभूषण, बुलाक, फुल्ली, नथुली या फूली, इंपॉर्टेंट। गले से संबंधित आभूषण, तिलहरी, चंद्रहार, लॉकेट, हंसुला, गुलबंद, चरय आदि, वेरी इंपॉर्टेंट। कमर से संबंधित प्रमुख आभूषण, कमर जोड़ी, करधनी कहते हैं, तगड़ी। हाथ से संबंधित प्रमुख आभूषण, घगुला, पौची, गोखले, गुंठी, ठवाक, हाथ में पहने जाने वाले। मैं तो चाहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पैरों से संबंधित भी कुछ प्रमुख आभूषण हैं, पौंटा, झावरा, अमितार, इमरती, पवल्या, पाजेब, कंडवा, सुधमन इत्यादि। कंधे में भी पहने जाने वाले कुछ आभूषण हैं, उनके नाम सुन लीजिए। स्यूण सांगल, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, स्यूण सांगल क्या है? कंधे पर पहने जाने वाला आभूषण। ठीक, अब देख लेते हैं गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र एवं जौनसान क्षेत्र उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। इनके बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। फूलों की घाटी, नंदा देवी यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त एक त्योहार है, एक उत्सव है, इसका नाम है रम्माण उत्सव। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, रुकिए अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ रम्माण की। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है रम्माण। ठीक, थैंक यू। इसको देखिए ढंग से। आप चाहें तो नेट में भी क्या है, सर्च कर सकते हैं रम्माण फेस्टिवल के बारे में। 2009 में इसको अमूर्त उसमें शामिल किया गया था। और कुंभ मेले को कब शामिल किया गया? 2017 में। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट देहरादून में है, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के विकास के लिए 2004 में देहरादून में संस्कृति साहित्य और कला परिषद की स्थापना की गई थी। संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना हरिद्वार में की गई, इंपॉर्टेंट है। नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना देहरादून और अल्मोड़ा में की गई है। नाट्य और संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को फल सीमा, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। 2003 में उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी की स्थापना, ये भी अल्मोड़ा में की गई है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से अल्मोड़ा का महत्व कुमाऊं में काफी ज्यादा है। ठीक है, 2003 में, अच्छा, उदय शंकर नाटिका अकादमी जो है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। और उत्तरकाशी तथा गेवाड़, जो कि अल्मोड़ा में ही है, को रंगीलो बैराट कहा गया है। रंगीलो बैराट याद रखेंगे, रंगीलो बैराट किसको कहा गया है? अल्मोड़ा के गेवाड़ क्षेत्र को और उत्तरकाशी को। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर उत्तराखंड के कल्चर से संबंधित। संभवतः यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।